आज हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति नाम के चैप्टर में बात कर रहे थे और उसमें आपको जिन स्रोतों से हमें मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उन स्रोतों के विषय में चर्चा चल रही थी और इसमें हम डेयरी उद्योग वगैरह ये सब चीज़ें बता चुके थे। और आज बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद करें, इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ये यू है, URE, एपीकल्चर। इंडिया में मधुमक्खियों की मुख्य रूप से 3 जातियां हैं। एक का नाम है एपिस इंडिका, दूसरी का एपिस फ्लोरिया और तीसरी है एपिस डोर्सेटा। एपिस इंडिका जो सामान्यतः छोटी भारतीय मक्खी कहलाती है और एपिस डोर्सेटा ये बड़े आकार की है, इसे दैत्य मधुमक्खी भी कहते हैं। मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन पाया जाता है और इनमें विशेष रूप से एक ये अगर कहा जाए तो इनकी कॉलोनी में एक बहुत अच्छा डिवीज़न ऑफ लेबर होता है और उस डिवीज़न ऑफ लेबर में हम कॉलोनी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी मक्खियां हैं, उन मक्खियों को 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। एक है रानी मक्खी, दूसरी बहुत सारी ड्रोन्स जिनको हम नर मक्खियाँ मेल भी कहते हैं और कुछ हैं वर्कर मक्खियाँ। विशेष रूप से ये पॉलीमॉर्फिक कीट है, सोशल तो है ही है। जैसा मैंने बताया कि 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, एक रानी और बाकी कुछ ड्रोन और कुछ उसमें होती हैं श्रमिक मक्खियाँ। श्रमिक मक्खियाँ भी कई प्रकार की हैं, उनमें नर्स भी हैं। नर्स बी का मतलब उपचारिका मक्खियाँ या आया मक्खियाँ भी कह देते हैं। स्कैवेंजर भी हैं, सफाई करने वाली जो छत्ते की सफाई करती हैं। वेंटिलेटर बीज हैं, मानी जो पंखों को तेज़ी से हिला करके और उसमें जो छत्ते की दूषित वायु है उसको बाहर फेंकती हैं। कुछ सोल्जर बी भी हैं इसमें, जो भोजन संग्रह करने वाली मक्खियों द्वारा जो कलेक्ट किया हुआ रस है उसको अच्छी तरह से जांच करती हैं। और दूसरी जो मधुमक्खियाँ अगर उनके छत्तों में प्रवेश पाती हैं तो उनकी सुरक्षा, उनसे सुरक्षा सैनिकों की तरह लड़के उनसे सुरक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों में विभिन्न प्रकार के उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। मधुमक्खियाँ पालने में एक तो हर वर्ष रानी मधुमक्खी को बदल देना चाहिए। नई रानी को पकड़ करके उसके छत्ते का थोड़ा सा शहद उस छत्ते के कॉम्ब फाउंडेशन में डाल देते हैं और मधुमक्खी पालने के लिए जो स्थान है वो फल और फूलों के निकट होना चाहिए, जिससे आसानी से वो शहद वगैरह इकट्ठा कर सकें। और छायादार और ठंडे स्थानों पर मधुमक्खियों की पेटियां रखी जानी चाहिए और
उसके आसपास जल वगैरह के स्रोत होना चाहिए। आधुनिक विधि से मधुमक्खी पालने में मधुमक्खियों की देख रेख में आसानी रहती है। मधुमक्खी की कॉलोनी को 2/3 भाग चीनी और 1/3 भाग जल का घोल मिला करके देने पर जो कृत्रिम भोजन का कार्य करता है, उन्हें विकसित किया जा सकता है मधुमक्खियों को। मधुमक्खी के कृत्रिम छत्तों को आसानी से शत्रुओं से सुरक्षित भी रखा जा सकता है। क्या क्या मिलता है मधुमक्खी के पाल? एक तो उससे शहद मिलता है, क्योंकि जो मधुमक्खी मकरंद को पुष्पों से चूसती है उसे अपने क्रॉप में सुरक्षित रखती है। उसके बाद उसमें सलाइवा मिला करके कुछ रासायनिक परिवर्तन उसके अंदर कर देती है। इसे ही हम शहद कहते हैं। अगर शहद को देखें तो उसमें डेक्सट्रोज है, माल्टोज है, लेविलोज है, एंजाइम और वर्णक भी हैं, कार्बनिक एसिड भी है। तो ये शहद मिलता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है शहद। आयुर्वेद में तो शहद औषधि है। इसके अलावा उससे एक मोम भी मिलता है मधुमक्खियों से, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हमको। मोम का स्रावण जो है श्रमिक मक्खियों के एब्डोमिनल रीजन से, ग्रंथियां होती हैं उसमें एब्डोमिनल रीजन में, उन ग्रंथियों से स्रावित होता है और उसे वो छत्ते के जो चैम्बर हैं उन चैम्बर के निर्माण में वो उसका प्रयोग करती हैं। इसमें मोम में फैटी एसिड्स भी होते हैं और जनरली पैराफिन भी होता है, एल्कोहल का भी थोड़ा सा मिश्रण है उसके अंदर। तीसरी चीज़, इससे मधुमक्खी से इपीटॉक्सिन भी मिलता है हमको, विष, जो एक तेज एसिड है और इससे एंटीबायोटिक ड्रग बनाए जाते हैं। ये रुधिर में पहुंचने पर शरीर के इम्यूनिटी को सुदृढ़ बनाता है और जो दूसरे प्रकार के जंतु हैं, विषैले या गठिया रोग है, उसमें ये इनका विष बड़ा कार्य करता है दवाई का। मधुमक्खी के छत्ते में सीमेंट पदार्थ और पराग का भी औषधीय उपयोग किया जाता रहा है। स्वयं मधुमक्खी के शरीर से बनाई गई एक औषधि का उपयोग हम डिप्थीरिया रोग में करते हैं। तो ये मधुमक्खी पालन था। थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग इसमें, और कॉलेज में भी मैंने इससे डिफरेंट थोड़ा सा पढ़ाया है आपको। अब आता है अगला, मात्स्यिकी या फिशरीज़। फिशरीज़ में, मात्स्यिकी में हम जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ को पालने के लिए और उनकी देखभाल, उनकी बढ़िया नस्लें, जिससे हमें अच्छा फिश से मीट प्राप्त होता है, तो अच्छा मांस प्राप्त हो सके, इसको हम, फिशरीज़ को हम पिसी कल्चर भी बोलते हैं। पिसी कल्चर, पिसी कल्चर यानी मछलियों को पालना और उनका उत्पादन करना, यही पिसी कल्चर है। फिशरीज़ के अंतर्गत मछलियों को पकड़ना, प्रोसेसिंग उनकी और बिक्री करना या बेचने का प्रबंध करना, ये सब शामिल है। बहुत पुराने समय से ही ये उद्योग का रूप ग्रहण कर चुका है। विशेष रूप से मछलियों का उपयोग प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
इसमें कुछ स्वच्छ जलीय मछलियां हैं जैसे कतला और रोहू, कुछ खारे पानी की मछलियां हैं जो खाई जाती हैं, दूधिया मछली है, पर्च है, ग्रेनुलेट मछलियां हैं, कुछ समुद्री मछलियां भी हैं जैसे हिल्सा, ईल, बॉम्बे डक आदि। ये जो फिशरीज़ का काम यानी फिशरीज़ का जो काम होता है वो मुख्य रूप से झील, नदी, तालाब इनमें सब में किया जाता है और इनके अंडे नर्सरी में स्थानांतरित करके छोड़ दिए जाते हैं और जब अंडोत्भेदन करके नई मछलियां जल में आ जाती हैं तो इन्हें फिंगरलिंग्स कहते हैं, नई वाली मछलियों को। जब ये पालन पोषण होता है इन मछलियों का, बड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो करके इन्हें पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके फिर इन्हें बेच दिया जाता है। सामान्य रूप से मछली पालन के लिए 3 प्रकार के तालाबों की व्यवस्था की जाती है। एक है संवर्धन तालाब, दूसरा पालन पोषण तालाब, तीसरा संग्रहण तालाब। संवर्धन तालाब को हम नर्सरी कहते हैं। इसमें आकार छोटा होता है। इन तालाबों का उपयोग छोटी मछलियों को पालने में किया जाता है। इन्हीं को हमने फिंगरलिंग्स जिनको नाम दिया था, उन मछलियों को, छोटी मछलियां होती हैं छोटे आकार की। फिर दूसरा आता है पालन पोषण तालाब, उसमें इन मछलियों को छोड़ देते हैं फिर, जिससे ये मछलियां बड़ी हो जाती हैं। और फिर एक कलेक्टिंग पॉन्ड है जहां इन मछलियों को कलेक्ट किया जाता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है तो मात्स्यिकी योग इसमें ये जो मछलियों का उद्योग है ये नील क्रांति कहलाता है। अब अगले उद्योग की बात करते हैं, अगली चीज़ की बात करते हैं और वो है पादप प्रजनन। विशेष रूप से जो खाद्य उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हैं उनमें जैविक सिद्धांत का बहुत योगदान है। उसमें एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग इन दोनों का प्रयोग होता है। विशेष रूप से पौधों के द्वारा खाद्य उत्पादन की दर बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, SCP प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, SCP कहलाता है सिंगल सेल प्रोटीन का, बायोफोर्टिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी BT क्रॉप्स जिनको हम GMO के नाम से भी जानते हैं। विशेष रूप से जो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी है। इसमें पौधे की उन्नत किस्मों को विकसित किया जाता है। पादप प्रजनन के द्वारा नई उन्नत प्रजाति का उत्पादन करते हैं। प्रजातियों में सुधार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विशेष गुणों वाली कोई प्रजाति उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने पादप प्रजनन कराकर कृषि को प्रोन्नत करने वाले वैज्ञानिक रहे हैं वो, और उन्होंने पादप प्रजनन करा करके अच्छी उन्नत किस्म की फसलों को विकसित किया जिससे उनकी उपज में वृद्धि हुई और अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। ये जो स्वामीनाथन हैं 1966 में IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का निदेशक बनाया गया। पादप प्रजनन के उपयोग क्या हैं? तो भारतवर्ष में और जापान की धान की प्रजातियों से एक संकर जाति इंडो जापानिया विकसित की गई। अधिक पैदावार वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गन्ने की संकर जातियां विकसित हुईं। संकर जातियों के उपयोग से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गेहूं, कपास, मक्का, नींबू
इनके फसलों का उत्पादन बहुत अधिक हो गया। जूट की बहुत सारी संकर प्रजातियां प्राप्त हुईं, जिससे रेशे की मात्रा अधिक उपलब्ध हुई। इसके अलावा संकर फसलों की अगर बात करें तो इनमें गेहूं और धान की बौनी प्रजातियों का विकास हुआ। 1960 से 2000 के बीच गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, 11 मिलियन टन के करीब, और 2000 में ये बढ़ करके 75 मिलियन टन हो गया। धान का उत्पादन भी इसी तरीके से 35 मिलियन टन था, और फिर 2000 के करीब में बढ़ करके ये 90 मिलियन टन हो गया। गेहूं की प्रजाति का विकास, जो बौनी प्रजाति थी, उसका विकास सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया, और भारत में अधिक उत्पादन क्षमता और प्रतिरोधी प्रजातियां गेहूं की हैं सोनालिका, ये नाम याद रखें, सोनालिका और कल्याण सोना। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ने धान की IR8 प्रजाति का विकास किया। नई प्रजाति का भारत में प्रयोग किया गया, और इसके बाद धान की 2 नई प्रजातियां जया और रत्ना का विकास किया गया, जिससे धान की फसल अच्छी प्राप्त हुई। मक्कर की संकर जाति का विकास भी किया गया। इसमें इनब्रीडिंग लाइन में हाइब्रिडाइजेशन करा करके अधिक उत्पादक क्षमता वाले पौधे प्राप्त किए गए। इन पौधों का कृत्रिम चयन करके फिर संकर जातियों से प्रजनन करा करके चयन किया जाता है। मक्का की एक अलग नई प्रजाति का विकास किया गया। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कार्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा संभव हुआ। मक्का की कुछ मिश्रित प्रजातियां हैं, जवाहर, विजया, प्रोटीन, MCU 508, और संकर प्रजातियों में गंगा है, गंगा सफ़ेद करके, डेक्कन 103, BL 42। मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। गन्ने की उन्नत प्रजाति में भारत के जो उत्तरी क्षेत्रों में होने वाला गन्ना था, वो सैक्रम बारबरी प्रजाति का बोया जाता था। उत्पादकता बहुत कम थी वहाँ के गन्ने की, बारबरी की। और जो दक्षिणी क्षेत्र में बोया जाता था वो सैक्रम ऑफिसिनेरम था। बहुत अच्छा गन्ना होता था ऑफिसिनेरम, बहुत मोटा गन्ना था, इसमें शर्करा भी ज़्यादा थी। उत्तर और दक्षिण की इन दोनों प्रजातियों, सैक्रम बारबरी उत्तरी क्षेत्र की और दक्षिणी क्षेत्र की ऑफिसिनेरम, इन दोनों प्रजातियों को संकरित कराया गया और उच्च शर्करा उत्पन्न करने में सक्षम प्रजाति का निर्माण किया गया। और आज उस प्रजाति का उपयोग किया जाता है। अब एक ज्वार, सोरघम, बाजरा, इनका निर्माण भी मक्का के साथ साथ नए प्रजातियों का निर्माण हुआ। ज्वार की कुछ विकसित उन्नत प्रजातियां CSV 10, CSV 2, M35 1, स्वाति, ये सब हैं। ज्वार की जो संकर प्रजातियां हैं उनमें CSH 10, CSH 11, CSH 13 ये हैं। बाजरा की उन्नत प्रजातियों में PSB 8, मुक्ता, पूसा, सफ़ेद बाजरा, ये हैं। संकर प्रजातियों में HHB 45, GHB 27, MBH 130, ये सब हैं। अब बात आती है ये गेहूं, धान, मक्का की बात हो गई, गन्ना, ज्वार हो गया। परिवर्तन,
उन्नत गुणवत्ता, इसमें टिश्यू कल्चर की बात आती है। ऊतक संवर्धन तकनीक का विकास खाद्यान्न की लगातार बढ़ती मांग को लेकर के ऊतक संवर्धन तकनीक का विकास किया गया। इस विधि में कृत्रिम संवर्धन माध्यम का उपयोग करके पौधे के किसी ऊतक या अंग में नए पौधे विकसित करके पौधों की संख्या में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्रयोगशाला में एक कोशिका या ऊतक द्वारा पूरा पौधा विकसित करने की क्षमता को टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। एक कोशिका या ऊतक द्वारा पूरा पौधा विकसित करने की क्षमता, ये टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहलाती है। पूर्ण शक्तता के आ जाता है इम्तहान में भी कि पूर्ण शक्तता से आप क्या समझते हैं, तो बता देंगे कि प्रयोगशाला में एक कोशिका या ऊतक द्वारा पूरा पौधा विकसित करने की क्षमता को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा थोड़े समय में ही हजारों की संख्या में पादपों को विकसित किया जा सकता है। इस क्रिया को हम माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो ये इतना याद करें आप।